Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम लर्निंग हिंदी। आज के द हिंदू एनालिसिस में मैंने 3 टॉपिक्स के लिए डिस्कशन के लिए जो पहला टॉपिक है वो है एल नीनो से रिलेटेड। आईएमडी ने कहा है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल एल नीनो का ईयर होने वाला है और जो मॉनसून रेनफॉल है वो कम होगा। तो पहले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एल नीनो आने का फ्रीक्वेंसी क्या है, ला नीना क्या होता है और एल नीनो में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पिछला 4 साल 2019 से लेकर 22 तक का ला नीना ईयर रहा है और मॉनसून रेनफॉल काफी अच्छा रहा है इंडिया में। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी थी। तो हम ये समझेंगे कि ला नीना का प्रोसेस क्या होता है और एल नीनो क्या होता है, डिफरेंस उसमें। हालांकि आईएमडी ने यह भी कहा है कि इस बार वीक एल नीनो होने वाला है। तो एल नीनो क्यों वीक होने वाला है इसके बारे में भी हम समझेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशन अपने दिए हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 में क्या बात की गई है उसको हम समझेंगे। कितने अब तक अरेस्ट होते रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में और क्या क्या उसमें इश्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ओवर द इयर्स अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इन लॉज को लेके या फिर इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पावर है उसको लेके, और किस ग्राउंड्स पे जो डिटेंशंस हैं डिटेन्यूज हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और तीसरा टॉपिक है आज का सऊदी अरेबिया को लेके है। वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया एक मेजर पावर है और सऊदी अरेबिया के फॉरेन पॉलिसी में एक रीअलाइनमेंट हो रहा है। वो रीअलाइनमेंट क्या हो रहा है, क्या कारण है उसके, क्या सऊदी अरेबिया जो कि एक इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर है यूएस का, क्या उस यूएस से दूर जा रहा है, और जो इसके फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे वेस्ट एशिया पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खासकर जो सऊदी अरेबिया और ईरान का रिप्रोचमेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी कंटेंट है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे आप जाएं, इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें अपने रिवीजन के लिए। तो पहला टॉपिक है आज का मॉनसून के बारे में। आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि इस साल जो मॉनसून रेनफॉल रहने वाला है वो 4% कम रहने वाला है ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज। 4% कम यानी कि 96% मॉनसून रेनफॉल इस बार होगा। ये क्यों होगा? आईएमडी ने कहा है कि ये जो साल है 2023 का, ये एल नीनो ईयर होने वाला है। एल नीनो का मतलब होता है कि बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो वाटर्स हैं उनका वार्म होना। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल में चलता है। हर 4 साल 5 साल बाद एल नीनो ईयर आता है। जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वो वार्म होता है और एल नीनो ईयर को बोला जाता है क्योंकि उस रीजन में वार्मिंग के चलते जो इंडियन मॉनसून विंड्स हैं वो वीक या फिर स्ट्रांग होती हैं। तो जब वीक होती है तो उसको एल नीनो ईयर बोलते हैं, जब स्ट्रांग होती है तो उनको ला नीना ईयर बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये दोनों टर्म्स क्या हैं। तो पिछले लगभग 70-72 सालों में 15 साल ऐसा रहा है जबकि एल नीनो आया है, और इन 15 सालों में 9 बार ऐसा हुआ है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ है इंडिया में। अगर मैं रिसेंटली बात करूं कि 2015 में एल नीनो आया था, वो स्ट्रॉन्ग एल नीनो था उस साल, और जो रेनफॉल था वो लगभग 14% मॉनसून रेनफॉल कम हुआ था। अब मैं उसके बाद 2018 में भी एल नीनो ईयर था, लेकिन वीक एल नीनो ईयर था। तो उस साल जो रेनफॉल में कमी कम थी और 7.4% शॉर्टफॉल था मॉनसून रेनफॉल में। तो पिछले लगभग 70-72 साल में 15 बार आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ 4 से 5 साल के बाद इसका पैटर्न है आने का। लेकिन इस साल वीक होने वाला है। पहले हम ये समझते हैं कि ला नीना क्या होता है, क्योंकि ला नीना 2018 से 22 के बीच में ला नीना ईयर था, 2019 से 22 के बीच में, और मॉनसून रेनफॉल अच्छा था इस बार पिछले 4 सालों में। और मॉनसून रेनफॉल अच्छा था तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट भी अच्छा है, क्योंकि मॉनसून पे हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर 46% जो पूरा एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का 46% है। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है कि कौन सा ईयर ला नीना होने वाला है, कौन सा ईयर एल नीनो होने वाला है। पहले हम समझते हैं कि ला नीना क्या होता है। ला नीना जब भी होता है तो जो मॉनसून रेनफॉल होता है वो काफी अच्छा होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। ठीक है, अब देखें होता क्या है कि
जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन का मैं एक मैप ड्रॉ करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे ला नीना और एल नीनो ऑपरेट करता है। देखिए यहां पे मैंने ड्रॉ किया है कि जब ला नीना सिचुएशन होता है तो कैसे जो एयर का मूवमेंट, एयर का सर्कुलेशन है अलोंग अक्रॉस पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन वो कैसे होता है। देखिए ट्रेडविंड्स हैं, ट्रेडविंड्स मूव करती हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रेडविंड्स हैं। ट्रेडविंड्स जब मूव करती हैं तो उनका डायरेक्शन कुछ बिल्कुल सीधा नहीं होता है, कुछ वो टेंजेंट पे मूव करती हैं, यानी ऐसे तिरछा मूव करती हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। तो अगर ट्रेडविंड्स हो रही है, ट्रेडविंड्स चलते क्या होगा कि जो वार्म वाटर है ईस्टर्न पैसिफिक में वो मूव करता है वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो ट्रेडविंड्स है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और ट्रेडविंड्स जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो जो वार्म वाटर है ईस्टर्न पैसिफिक से काफी ज्यादा वार्म वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के अलोंग में। और वार्म वाटर जब यहां आके लगेगा तो होगा क्या कि वहां पे लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होगा। जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर जब पानी गर्म है तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और हवा ऊपर की तरफ जाके डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो उसके दो आर्म्स होंगे। पहला आर्म जो होगा वो दोबारा ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाएगा, ये मैं अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। ऊपर हवा ऊपर की तरफ जाके डाइवर्ज होगी, फिर यहां नीचे आएगी, और जो ये सर्कुलेशन इसको कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो अब देखें एक आर्म जो इसका ये है, ये आर्म ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पे मस्करीन हाई की तरफ आएगा, यानी मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न इंडियन ओशन की। ठीक है, मस्करीन हाई यहां पे, मेडागास्कर यहां पे मस्करीन हाई है, इसको ये कंप्लीट करेगा ये आर्म। अब देखिए होता क्या है, जो इंडियन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून डिपेंड करता है कि मस्करीन हाई कितना स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए नॉर्दर्न इंडिया में और तिब्बतन प्लेटू पे हीटिंग होती है, क्योंकि सन मूव करता है नॉर्थ की तरफ, तो यहां पे हीटिंग होगी तो होगा क्या कि लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होगा, और लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होगा तो हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइज करके फिर डाइवर्ज होगी, तो उसका एक काम आएगा कहां, मस्करीन हाई की तरफ आके नीचे आके यहां पे सबमर्ज होगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तो होता क्या है कि आप देखिए कि दो कैसे जो मॉनसून विंड्स है वो कैसे स्ट्रांग होंगी। अगर यहां पे हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मस्करीन हाई की तरफ आ रही है, नीचे जा रही है, तो फिर ये मूव कर रही है टुवर्ड्स इंडिया, और ये क्या मूव कर रहा है, ये मॉनसून विंड्स हैं। ठीक है, तो जो मॉनसून विंड्स वो स्ट्रांग रहती है, वो इस पे डिपेंड करता है कि मस्करीन हाई कितना स्ट्रांग है, और मस्करीन हाई कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करेगा कि लो प्रेशर कितना स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे जो लो प्रेशर कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करेगा कि हाई प्रेशर कितना स्ट्रांग है ईस्टर्न पैसिफिक में। तो देखिए अगर लो प्रेशर स्ट्रांग है तो हवा ऊपर की तरफ मूव करेगा, लो प्रेशर कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अलोंग पे, हवा डाइवर्ज होगा, और ये जो इसको और स्ट्रांग करेगा, और ये जितना स्ट्रांग होगा फिर वैसे ही हवा नीचे आके फिर हवा डाइवर्ज होगी पानी की सतह पे, और वो जो हवा डाइवर्ज होगी तो एक काम उसका जाएगा, वो साउथ वेस्ट मानसून बन के जाता है इंडिया की तरफ। ठीक है, इसलिए जो मानसून विंड्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहती हैं। ये सिचुएशन है ला नीना का। अब सिचुएशन देखते हैं कि जब भी एल नीनो होता है तो क्या होता है। ठीक है, यह है एल नीनो। एल नीनो में क्या होगा कि सिचुएशन अब रिवर्स हो जाएगा, यहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। अब सिचुएशन रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रेडविंड्स हैं, ट्रेडविंड्स अब वीक हो जाती हैं। ठीक है, ट्रेडविंड्स वीक हो जाती हैं, तो यहां पे जो पानी मूव कर रहा था वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, अब वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, या तो स्लो हो जाएगा, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि पानी अब रिवर्स हो जाता है। तो पानी जब रिवर्स हो जाएगा तो होगा क्या कि सेंट्रल पैसिफिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक पर जो वार्म वाटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब वार्म वाटर यहां पे आ जाएगा तो होगा क्या कि लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, लो प्रेशर सिचुएशन, और यहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा। अब देखिए सिचुएशन अब रिवर्स हो जाएगा, जो यहां से हवा ऊपर की तरफ जाके मस्करीन हाई को स्ट्रांग कर रही थी और मस्करीन हाई मॉनसून विंड्स को स्ट्रांग कर रहा था, अब ये हवा नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हवा का सर्कुलेशन अब ऐसे हो गया, तो जो मस्करीन हाई स्ट्रांग था ला नीना की सिचुएशन में, वो मस्करीन हाई वीक हो जाएगा, यानी कि जो मॉनसून विंड्स है ये वीक हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा हवा और जितने स्ट्रेंथ के साथ यहां पे हवा नीचे आ रही थी पानी की सतह पे आके वो डाइवर्ज हो रही थी, तो इसका एक आर्म जा रहा था इंडिया की तरफ पे। अब वो क्या होगा कि वो उतने स्ट्रेंथ के साथ हवा नीचे नहीं आएगी मस्करीन हाई पे, और अगर हवा नीचे नहीं आएगी तो हवा उतने स्ट्रेंथ के साथ डाइवर्ज नहीं होगी, या फिर क्वांटिटी की बात करें या फिर स्ट्रेंथ की बात करें, हवा डाइवर्ज नहीं होगी, और हवा अगर डाइवर्ज नहीं होगी
तो इंडिया की तरफ हवा जो मानसून विंड्स है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी, और मानसून विंड्स अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो उसको बोलते हैं एल नीनो ईयर्स। और मानसून विंड अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो क्या होगा कि जो रेनफॉल है, मानसून रेनफॉल, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कम होगा और उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ता है। तो ला नीना और एल नीनो इंटायरली अपोजिट है। इसमें जो मेजर डिफरेंस है ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक के जो सी सरफेस टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है कि सी सरफेस टेम्परेचर अगर ईस्टर्न पैसिफिक में कम है, यानी वहां पे कोल्ड रीजन्स हैं, ठंडा पानी है, तो होगा क्या कि ला नीना होगा। और अगर जो वार्म वाटर शिफ्ट हो रहा है ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ तो वो एल नीनो ईयर होगा। और ला नीना ईयर में मानसून विंड्स स्ट्रांग हो जाती हैं और एल नीनो ईयर से मानसून विंड्स वीक रहती हैं। इसी वजह से इंडिया में मानसून रेनफॉल है उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये बात थी ला नीना और एल नीनो की। अब बात करते हैं कि क्यों आईएमडी ने ये कहा है कि इस बार जो मानसून विंड्स जो एल नीनो है वो वीक होने वाला है, क्योंकि एल नीनो और भी कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पहला कंडीशन है कि जो एल नीनो है, जो एल नीनो का जो इंपैक्ट है इंडिया में वो समझ में आएगा अगस्त और सितंबर के महीने में। मानसून कब आता है? मानसून आता है मई लास्ट से शुरू हो जाता है केरला में, और जून जुलाई में पूरा मानसून विंड्स फैल जाते हैं देश भर में और मानसून रेनफॉल्स होते हैं। लेकिन इस बार जो मानसून जो एल नीनो है उसका जो ऑनसेट वो डिले है वो अगस्त और सितंबर के महीने में आएगा। पहला रीजन कि क्यों इंडिया में जो एल नीनो है उसका इंपैक्ट कम रहने वाला है। दूसरा सिचुएशन है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली यहां पे बता दूं कि इंडियन ओशन डायपोल का स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा रहने वाला है, मतलब कि अरेबियन सी वार्मर रहने वाला है। और अरेबियन सी अगर वार्मर होगा तो क्या होगा कि हवा वहां पे अगेन राइज करेगी, मॉइस्चर ज्यादा वहां पे होगा, और जो ट्रेड विंड्स जो मानसून विंड्स है उनको और स्ट्रेंथ मिलेगा। तो जो एल नीनो का इंपैक्ट है कि एल नीनो जहां पे मानसून विंड्स को वीक कर रहा है वहीं पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मानसून विंड्स को स्ट्रांग करेगा, इसलिए जो एल नीनो का इंपैक्ट है वो कम रहने वाला है। तीसरा रीजन है कि जो यूरेशिया का रीजन है, आप यूरेशिया मतलब कि आप यूरोप और एशिया का रीजन में जो स्नोफॉल हुआ है वो स्नोफॉल इस बार कम हुआ है। देखिए जो मानसून है, मानसून पूरे अर्थ पे जो मेजर रीजन्स हैं, चाहे वो ओशन रीजन्स हो, लैंड रीजन्स हो, वहां पे विंड्स का सर्कुलेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। मानसून का प्रेडिक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, अभी भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मानसून कितने सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये अभी पैरामीटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आईएमडी है पूरे पैसिफिक ओशन का डाटा कलेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन का, आर्कटिक, अंटार्कटिक, हर जगह डाटा कलेक्ट करके बताया जाता है कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है। तो ऐसा पाया गया है कि अगर यूरेशिया के रीजन में स्नोफॉल कम होगा तो इंडियन मानसून अच्छा रहता है। तो इस बार जो फरवरी मार्च का समय रहा है वहां जो स्नोफॉल हुआ है वो कम हुआ है यूरेशिया के रीजन में। तो मैंने आपको समझाया कि एल नीनो का आने का फ्रीक्वेंसी क्या है, ला नीना और एल नीनो में डिफरेंस क्या है, और इस बार एल नीनो का इंपैक्ट कम क्यों रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस समझा ये बता दूं कि एल नीनो और एग्रीकल्चर में क्या फर्क है, या फिर ये कि मानसून और एग्रीकल्चर में क्या रिलेशंस हैं। देखें 2014 से 18 का समय क्या था, ये था एल नीनो का टाइम। 2015 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, 2018 में वीक एल नीनो था। आप देखें कि जो रेनफॉल था वो बिलो नॉर्मल हुआ था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो 3.2% था। फाइन। वैसे ही आप देखें कि 2019 और 2022 के बीच में कौन सा समय था, ये था ला नीना का समय था, यानी कि एवब नॉर्मल मानसून रेनफॉल। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था वो 4.3% था। 3.2 टू 4.3% जो फर्क है वो काफी ज्यादा है, और इससे हमें ये पता चलता है कि मानसून रेनफॉल जैसा होता है उस पर डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी। ठीक है, तो जरूरी ये है कि अगर इस बार एल नीनो का इंपैक्ट होने वाला है मानसून रेनफॉल पे, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज है, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का सेल काफी ज्यादा होता है जब भी मानसून रेनफॉल अच्छी होती है, तो उनको भी इस बार झेलना पड़ेगा एल नीनो का इंपैक्ट। ऑफ कोर्स अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो अगर मानसून रेनफॉल कम हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो वो आपको लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा, या तो वो मुद्दा बनेगा या फिर किसान नाराज रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन मानसून रेनफॉल को लेके।
जो दूसरा टॉपिक डिस्कशन के लिए वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। देखिए, इंडिया एक सिक्योरिटी सेंसिटिव कंट्री है। इंडिया में कम्युनल वायलेंसेस होते रहे हैं, इंडिया में सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज रही हैं। आप नॉर्थ ईस्ट देख लें, जो 50-60s का तमिलनाडु का केस आप देख लें, या फिर ये कहें कि टेररिस्ट के केसेस भी काफी होते रहे इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत थी प्रिवेंटिव डिटेंशन के पावर का, कि किसी को गवर्नमेंट अरेस्ट कर सके जबकि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने तमाम कानून बनाए हैं और उन लॉज के अंडर गवर्नमेंट किसी को डिटेन कर सकती है बिना किसी मतलब कि बिना उसको अगर उसने वायलेंस नहीं भी किया, किसी कोई क्राइम नहीं भी किया है तो भी गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर पे सुप्रीम कोर्ट में केस अभी था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक ये कॉलोनियल लेगेसी है। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इंडिया में बनाया था, उसके बारे में आपको अभी बताता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉलोनियल लेगेसी है और आर्बिट्रेरी पावर देता है स्टेट को, यानी कि एक मनमाना जो पावर है वो स्टेट को मिल जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिन लॉस में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है उसके थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसके बारे में अभी आपको बताता हूं। देखें, पहली बार इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन कब शुरू हुआ था? बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन 1880। सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में स्टेब्लिश हुई थी। तो आप देखें कि जो 70-80s के बाद से 70-80s-90s के बाद से जो न्यूज़पेपर थे उस पब्लिश होना शुरू हो गए थे। काफी सारे न्यूज़पेपर्स गवर्नमेंट को लेके क्रिटिकल थे। तो या फिर ये कहें कि जगह जगह ट्राइबल अपराइजिंग हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन बनाया कि उसके इस रेगुलेशन के अंडर गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी क्राइम के। ठीक है। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में बना। जब हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे और ये जब ब्रिटेन ने उसमें पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसी समय इंडिया में ये कानून बनाया गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर ब्रिटेन इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में, तो जो इंडिया में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है या फिर ये कहें कि इंडिया में जो भी रिवोल्यूशनरी पावर्स थी वो स्ट्रांग हो जाएंगी इंडिपेंडेंस लेने के लिए। तो उनके लिए बनाया गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। इसका मतलब ये है कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी कारण के। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है आर्टिकल 22 में कि ठीक है, जो कानून है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 22 कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को। आर्टिकल 22 में कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, कुछ लिमिटेशंस रखे गए हैं स्टेट के ऊपर। देखें कि जिसको भी अरेस्ट किया गया उसके लिए इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है। पहला क्या प्रोटेक्शन है? पहला प्रोटेक्शन ये है इसमें कि जो डिटेन्यू है, जिसको भी डिटेन किया गया है, उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। और अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है, अंडर अरेस्ट रखना है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड जो है वो जब सजेशन देगा, रिकमेंड करेगा अरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए, तभी 3 महीने से ज्यादा उसको अंडर अरेस्ट रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस एडवाइजरी बोर्ड में एक हाई कोर्ट के जज भी रहेंगे और मतलब ये 3 मेंबर बॉडी रहती है ये। तो इसमें बात यह कि अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेन करना है विदाउट कमिटिंग एनी वायलेंस, कि उस आदमी ने कोई वायलेंस कमिट नहीं किया है, तो एडवाइजरी बोर्ड का एडवाइस होना चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है। हालांकि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो 3 महीने का प्रोविजन इसको घटा के 2 महीना कर दिया था, लेकिन अभी तक ये प्रोविजन लागू नहीं हुआ है। तो ये पहला प्रोटेक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है कि जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, कि किसको किस कारण से अरेस्ट किया गया है, ये कारण उस डिटेन्यू को जिसको अरेस्ट किया गया उसको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो गवर्नमेंट नहीं भी बता सकती है उसको। मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि बिना कारण बताए किसी को अरेस्ट कर सकती है। तीसरा प्रोटेक्शन क्या है कि जिसको डिटेन किया गया है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो डिटेंशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी में या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो ये 3 प्रोटेक्शंस अवेलेबल है जिसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में लिया गया है। अब देखें, जो कानून बनते हैं, जो कानून इंपावर करते हैं स्टेट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं जबकि कोई क्राइम ना भी किया हो तो भी, तो ये जो किन किन ग्राउंड्स पे
स्टेट या फिर सेंटर वैसा कानून बना सकते हैं। देखिए जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिफेंस के पर्पज से बना सकती है ऐसे कानून, फॉरेन अफेयर्स के पर्पज से, इंडिया में रह के कोई जो फॉरेन रिलेशंस को हमारे खराब कर रहा है, या फिर ये कहें कि इंडिया में रह के बाहर में ऑपरेशन चला रहा है, किसी तरह का सेपरेटिस्ट टेंडेंसी चला रहा है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे भी कोई कानून बन सकता है। ये जो 3 ग्राउंड से ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके इन 3 ग्राउंड्स पे कानून बना सकते हैं। 3 ग्राउंड्स कौन कौन से? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यहां पे बात की सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की जहां तक सवाल है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन किसी स्टेट की सिक्योरिटी का मामला है उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज टू कम्युनिटीज। तो इन 3 ग्राउंड्स पे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है तीनों ही कानून बना सकते हैं। पहली बार कानून बना था ब्रिटिश रूल के समय पे। अभी प्रोमिनेंट जो लॉज हैं जिनमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काफी पावरफुल एक्ट है, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। पहले पोटा करके एक एक्ट था, पोटा में भी यही था, ठीक है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है, इस तरह के जो एक्ट्स काफी पहले भी काफी ज्यादा थे, पोटा था उसको रिपील कर दिया गया बाद में आके। तो कहने का मतलब ये कि कुछ कॉन्टेम्परेरी लॉज हैं जिसमें बात की गई प्रिवेंटिव डिटेंशन की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम डाटा देखें तो अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के अंडर उनको लिया गया है, मतलब कि अरेस्ट किया गया है। तो 1.1 लाख 2021 में ये डाटा था। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो यह है कि देखिए यहां पे बात की गई है जो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है, तो वो बात करता है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की, ठीक है। वहां पे ये बात नहीं हो रही है कि क्या अगर उसको अपना केस रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, जो डिटेंशन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील करने का मौका मिल रहा है, तो क्या कोर्ट इसमें भी जाएगा कि क्या उसको अरेस्ट में रखना जरूरी है या नहीं है। तो वहां पे मतलब ये है कि सिर्फ प्रोसीजर्स की बात की गई है। तो कोर्ट्स क्या होते हैं कि जो प्रोसीजर है, जो सेफगार्ड्स हैं, उनको एग्जामिन करते हैं कि भाई जिसको अरेस्ट किया गया है उसको रीजन बताया गया है कि नहीं बताया गया है। अगर रीजन नहीं बताया गया तो क्यों नहीं बताया गया, ये भी जो गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर जो भी एजेंसी उसको अरेस्ट की उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और क्या उसको मौका मिला कि अपने जो डिटेंशन ऑर्डर उसके अगेंस्ट अपील कर पाए, और क्या कुछ छोटे मोटे कारणों से तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, मतलब कि छोटे कारणों पे बड़े पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो कोर्ट्स एग्जामिन करते हैं जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन जो स्क्रूटनी है कि क्या जो जिसको अरेस्ट किया गया है क्या उसको डिटेन करके रखना जरूरी है, क्या वो सही बात है कि कोई पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है वो, क्या अगर कम्युनल केस से रिलेटेड अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड, तो क्या ये बात सही है, जस्टिफाइड है कि वो कम्युनल वायलेंस पैदा कर सकता है अगर उसको बाहर छोड़ा जाए तो उसकी डिटेंशन पे, मतलब कि उसको डिटेन करके रखना जरूरी है कि नहीं है, इसमें कोर्ट्स ज्यादा नहीं जाते हैं। जबकि जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, कोर्ट्स इसमें जाते हैं, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो पावर है ये एक तरह का एक्सेप्शनल पावर है, क्योंकि इन लोगों की लिबर्टी को, इंडिविजुअल लिबर्टी को के लिए थ्रेट है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसको सिर्फ रेयर केसेस में ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, वहीं पे आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं उसकी बात करता है। तो आर्टिकल 21 चूंकि लिबर्टी की बात करता है, तो ये जो पावर है इसको स्पेरिंगली इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी रीजन में कोई छोटा कम्युनल वायलेंस हो गया, उसके चलते प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का इस्तेमाल करना, ये एक तरह का प्रोपोर्शनेट नहीं है कि छोटे छोटे कारण के लिए बड़े कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कहीं भी जो प्रोसीजरल रिजिडिटी है, जो प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे, वो बिल्कुल पुख्ते होने चाहिए। अगर कहीं भी किसी प्रोसीजर में लैप्स हुआ है, कमी आई है, तो वो ग्राउंड हो जाएगा कि उस डिटेंशन ऑर्डर को नलिफाई करने के लिए, या फिर ये कहेंगे इसको डिटेन किया गया है उसको छोड़ने के लिए, ठीक है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब देखें, एनसीआरबी के हिसाब से 1,10,000 लगभग लोगों को अरेस्ट किया गया है अब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंडर में, लेकिन इसमें से ज्यादा जो डिटेंशन होते हैं वो नलिफाई कर दिए जाते हैं या फिर जो डिटेन्यूस होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। पहला कारण है कि जब भी अगर किसी को अपने डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करना है तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता या फिर क्या है कि चैलेंज करने में डिले हो जाता है, उस रीजन से जो कोर्ट्स हैं वो रिलीज कर देती हैं डिटेन्यूस को। दूसरा है कि जो ग्राउंड से डिटेंशन का, कि किस ग्राउंड पे किसी को अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंडर में, वो ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सुपरफिशियल रीजंस देके, ट्रिवियल रीजंस देके उनको अरेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनको जो अपील करना है डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, वो उस अपील में डिले होता है, उस अपील के डिस्पोजल में डिले होता है। और दूसरा है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, कि जो कारण है, किस कारण से किसी को अरेस्ट किया गया है, वो कारण सफिशिएंट नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखा जाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। जो तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है वेस्ट एशिया के बारे में। सऊदी अरेबिया एक मेजर पावर है वेस्ट एशिया का, और सऊदी अरेबिया के फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो अभी तक वेस्ट एशिया में उसकी पॉलिसी थी, वो बेसिकली जो ईरान था उसको कंटेन करने के लिए सारा ऑब्जेक्टिव, सारा जो रिसोर्स था, डिप्लोमेटिक रिसोर्स, वो यूज करता था सऊदी अरेबिया। तो पहले क्या था, पहले एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी था कि ईरान का कंटेनमेंट इन वेस्ट एशिया। ठीक है, अब ईरान को कंटेन करने के लिए क्या था कि प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे थे। प्रॉक्सी वॉर्स कहां कहां हो रहे थे? सीरिया में हो रहा था। सीरिया एक इंपॉर्टेंट एलाई है ईरान का, या फिर ये कहें कि इकलौता एलाई ईरान का रह गया है सीरिया। दूसरा आप देखें कि यमन का आप केस देखें, यमन में जो हुथी रिबेल्स हैं उनको पीछे हटाने के लिए, या फिर कि उन्होंने जो कैप्चर करा था यमन की टेरिटरी को, वो खाली कराने के लिए पूरी बॉम्बिंग शुरू हो गई थी 2015 से ही। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान, सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वेस्ट एशिया में, वो डिसाइड होती थी कि कैसे ईरान को कंटेन करना है। अब इस एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से सऊदी अरेबिया मूव किया टुवर्ड्स डिप्लोमेसी एंड रीअलाइनमेंट, कि जो ओल्ड राइवल्स हैं, सऊदी अरेबिया के जो ओल्ड राइवल्स हैं लाइक ईरान के साथ रिप्रोचमेंट, उनके साथ जो राजनयिक संबंध है उनको दोबारा से शुरू करना। 2015 में राजनीतिक संबंध खत्म हो गए थे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, खासकर जो सऊदी अरेबिया में कुछ एक ईरानियन क्लरिक का उसको बिहेड किया गया था। बेसिकली ये अरब स्प्रिंग से सारा मामला था। तो उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ईरान में काफी प्रोटेस्ट हुआ और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए सऊदी अरेबिया से। तो अब डिप्लोमेटिक संबंध दोबारा शुरू करने की बात हो रही है। दूसरा है कि देखिए, जो न्यू एनिमीज सऊदी अरेबिया ने बनाए थे, न्यू एनिमीज कौन थे? हुथी रेबल्स। उनके साथ भी अब नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रहा है। यही नहीं, जो ग्रेट पावर्स हैं वेस्ट एशिया में, लाइक रशिया, चाइना भी एक ग्रेट पावर हो गया वेस्ट एशिया में, और जो एग्जिस्टिंग ग्रेट पावर था यूएस, इनके बीच में एक तरह का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, ये जो पूरा जो डिस्कशन है, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि ईरान के साथ जो रिप्रोचमेंट है सऊदी अरेबिया का, ये क्यों हो रहा है, और जो अगर ईरान के साथ रिप्रोचमेंट हो रहा है तो ईरान के चलते जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे थे उसके ऊपर भी, वहां पे भी नॉर्मलाइज करने की बातचीत चल रही है। और कैसे सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऑटोनोमस है। अगर जब जो ग्रेट पावर्स में बैलेंसिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक तरह का ऑटोनोमाइज करने की बात हो रही है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनोमाइज करना। और अगर ईरान के साथ रिप्रोचमेंट की बात हो रही है और जो उसके चलते जो प्रॉक्सी वॉर्स थे वहां पे बात सुलझाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर करने के लिए सब हो रहा है। ठीक है, अब देखें सऊदी अरेबिया ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो अपना इकोनॉमिक एजेंडा है वो काफी चेंज हो गया है। ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी सऊदी अरेबिया है, अब ऑयल से वो शिफ्ट हो रहे हैं अदर सेक्टर्स पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी गल्फ में, या फिर ये कहें कि कहीं भी अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अब देखें, नेक्स्ट पार्ट में ये है कि सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन पॉलिसी है ये चेंज कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी था, ये डिसाइड होता था कि हॉस्टिलिटी विद ईरान के चलते जो प्रॉक्सी वॉर्स थे सीरिया और यमन में। सीरिया में क्या था कि बशर अल असद की जो रिजीम है ये ईरान की एलाई थी। ठीक है, ईरान की एलाई थी। यहाँ पे जो अरब स्प्रिंग के चलते जो सिविल वॉर शुरू हुआ 2012 में, 2012 में सिविल वॉर को किसने किसने सपोर्ट किया?
सऊदी अरेबिया और उसके गल्फ एलायंस ने टर्की, वेस्ट पर्टिकुलरली यूएस की बात मैं कर रहा हूं तो जो वहां पे सिविल रिबेल्स थे उनको ट्रेन किया जाता था, उनको पैसा दिया जा रहा था, उनको आर्म किया जा रहा था, उनको हथियार भेजे जा रहे थे। जो सीरियन आर्मी है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिजीम चेंज, सीरिया में डेमोक्रेसी लाना, वहां पे रिजीम को हटाना, वहां पे इलेक्शन करवाना और जो इनके पसंद के लोग हैं उनको वहां पे इंस्टॉल करना। ये ऑब्जेक्टिव था सिविल वॉर का सीरिया में। यमन में क्या था? यमन में अगेंस्ट यमन जो है आप देखें कि यमन यहां पे है, यमन बिल्कुल यहाँ पे सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे है। यमन यहाँ पे सना है, तो सना में जो गवर्नमेंट थी यमन में वो एक तरह का कह सकते हैं कि एलाई थी सऊदी अरेबिया का, या फिर कि उनका जो इंक्लिनेशन था वो सऊदी अरेबिया की तरफ था। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे फिर आपको समझ में आएगा कि जो मेजर पॉलिटिक्स थे वो शिया और सुन्नी के बीच का है। क्योंकि जो यमन में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जो लीड कर रहा था वो सुन्नी था तो सऊदी अरेबिया एक सुन्नी स्टेट है, तो इनका जो काफी अच्छा टर्म्स था। सीरिया से एक साथ अच्छा टर्म्स क्यों नहीं था? क्योंकि सीरिया में हालांकि सीरिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन वहां पे शिया माइनॉरिटी रूल करते हैं, तो शिया माइनॉरिटी रूल करते हैं तो जो रूलर्स हैं उनका ईरान के साथ अच्छा टर्म्स है क्योंकि ईरान शिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, तो सुन्नी का जो यमन की गवर्नमेंट थी, सीरिया की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ अच्छे टर्म्स नहीं थे, इसलिए सऊदी अरेबिया चाहता था रिजीम चेंज करना सीरिया में, ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं रहा। यमन में आप देखिए कि यमन में क्या कंडीशन क्या है कि यमन में जो हुथी रेबल्स हैं दे आर शियास। यमन में क्या है कि हुथी रेबल्स हैं, हुथी रेबल्स कौन है? शियास हैं। तो ये वेस्ट एशिया में जहां भी शियास है, चाहे लेबनान में है, यमन में है, इराक में है, सबको सपोर्ट मिलता है ईरान से। ईरान ने हुथी रेबल्स को हथियार भेजे, ठीक है। हुथी रेबल्स ने हुआ क्या कि हुथी रेबल्स कुछ वहां का पावर इक्वेशन था, पावर इक्वेशन जो गवर्नमेंट में पावर था उसकी पावर शेयरिंग थी, जो सुन्नी मेजॉरिटी थे और शिया माइनॉरिटी थे उसके बीच में, वो पावर इक्वेशन जब चेंज हुआ तो हुथी रेबल्स ने अपना रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। उसके चलते जो वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो भाग के चले गए रियाद में। अब वहां पे जो गवर्नमेंट के फोर्सेस थे या फिर गवर्नमेंट की जो कोलिशन थी वो एक तरफ थी और हुथी रेबल्स एक तरफ थे, लेकिन अभी भी यमन के एक मेजर पोर्शन पे, खासकर जो नीचे वाला पोर्शन है, साउथ वाला पोर्शन, यहाँ पे हुथी रेबल्स का कंट्रोल है, इंक्लूडिंग जो सना जो कैपिटल है यमन का वहां पे कंट्रोल है। तो ये जो रेबेलियन शुरू हुआ था ये 2014 में शुरू हुआ और 2015 में सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने वहां बॉम्बिंग शुरू की। बॉम्बिंग किसके ऊपर? हुथी रेबल्स के ऊपर। तो वहां की जो यमन गवर्नमेंट थी, जो सऊदी अरेबिया की अलाई थी, उसको प्रोटेक्ट करना, फिर उसको सस्टेन करना, ठीक है। तो यमन में एक सिचुएशन था। वैसे ही आप देखें सीरिया में बशर अल असद रेजिम को हटाने के लिए वहां जो सिविल रिबेल्स थे उनको आर्म करना, पैसा भेजना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप देखें कि इसके बाद अब बात ये हो रही है कि ईरान के साथ रिप्रोचमेंट, प्रॉक्सी वॉर्स को खत्म करना, और चाइना ने भी मीडिएट किया है। चाइना के मीडिएशन के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना में थे और उन्होंने बाकायदे हाथ मिलाया, ठीक है, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। तो अब रिप्रोचमेंट की बात हो रही है, जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनको नॉर्मलाइज करने की बात हो रही है। ये बात है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ऐसे ही आप देखें कि सीरिया के साथ, सीरिया का एक मेजर सपोर्टर है रशिया, और जब सिविल वॉर चल रहा था तो सीरिया में जो टाइट टर्न हुआ है, यानी जब असाद कब स्ट्रांग हुए हैं, जब ईरान और रशिया ने एक्टिवली सपोर्ट करना शुरू किया है बशर अल असद के रिजिम को। तो ईरान और रशिया सपोर्ट कर रहे थे, सऊदी अरेबिया गल्फ अलायंस वेस्ट अगेंस्ट में थे सीरिया में, लेकिन सीरियन रीजन सर्वाइव कर गई। अब बात यह हो रही है कि रशिया मीडिएट कर रहा है कि सीरिया के साथ जो रिलेशन से नॉर्मलाइज हो जाएं। सीरिया को अरब लीग से हटा दिया गया, तो ये भी बात हो रही है कि मई में जो अरब लीग का समिट होने वाला है वहां पे सीरिया को दोबारा इंडक्ट किया जाएगा अरब लीग के मेंबर के तौर पे। अब देखिए ओमान एक कंट्री है, यहाँ पे ओमान है। ओमान इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो न्यूट्रल रहती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट एशिया में। तो ओमान और सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन गया था यमन में, और यमन में बात हो रही है जो हुथी रेबल्स हैं उनके साथ परमानेंट सीज फायर की बात हो रही है, क्योंकि काफी ज्यादा बॉम्बिंग कर रहे थे सऊदी अरेबिया और यूएई। अब बात हो रही है परमानेंट सीज फायर, क्योंकि समझ में आ गया है कि अब इसका ज्यादा कुछ फर्क होने वाला नहीं है कितना बॉम्बिंग किया जाए, ठीक है। तो एक ये बात है कि ईरान और ईरान से रिलेटेड जो भी प्रॉक्सी वॉर है उसको अब धीरे धीरे खत्म किया जाए, ठीक है। ईरान से टाइज नॉर्मलाइज और प्रॉक्सी वॉर को खत्म किया जाए। और दूसरी बात यह है कि बैलेंसिंग ग्रेट पावर रिलेशंस। देखिए यूएस
एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइडर सऊदी अरेबिया को, लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। तो सिक्योरिटी जो इक्वेशन है वो यूएस के साथ बना रहा है। रशिया इनका सऊदी अरेबिया की ओपेक प्लस पार्टनर है। देखिए सऊदी अरेबिया एक मेजर प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, वैसे ही रशिया का भी जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की एनर्जी में वो 10% है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अगर आप देखें तो 10% दुनिया भर का प्रोड्यूस करता है रशिया। तो अगर ऑयल को लेके, ऑयल को कट डाउन करना है प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन बढ़ाना है, रशिया को कॉन्फिडेंस में लेके ये सब डिसीजन लिया जाता है। तो रशिया इनका एक ओपेक प्लस पार्टनर है। चाइना एक नया सुपर पावर है रीजन में, या मेजर इकोनॉमिक पावर भी है। ट्रेड टाइज काफी स्ट्रॉन्ग है चाइना के साथ इनके। तो ये जो तीनों पावर्स हैं इनके साथ कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना, ठीक है। तो दो मेजर बात है, ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन और जो बैलेंस बनाना जो भी मेजर पावर्स हैं उनके बीच में। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों सऊदी अरेबिया चाहता है टाइज को नॉर्मलाइज करना? देखें सऊदी किंगडम ने जो एफर्ट्स डाले थे सीरिया में रिजीम चेंज को लेके, हुथी रेबल को पीछे हटा देना यमन में, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सीरिया में जो रिजीम थी वो सरवाइव कर गई, ठीक है, सिविल रिबेलियन के बावजूद भी। हुथी रेबल्स की अगर हम बात करें तो हुथी रेबल्स को पीछे नहीं हटा पाई, सना आज भी उनके कंट्रोल में है। और यही नहीं, हुथी रेबल्स ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया सऊदी अरेबिया में भी। सऊदी अरेबिया की जो मेजर ऑयल फैसिलिटीज हैं, अरामको की ऑयल फैसिलिटी पे अटैक हुआ। तो हुथी रेबल्स एक तरह का न्यूसेंस हो गए थे सऊदी अरेबिया के बीच में, खासकर जबकि आप देखें कि यमन जो है, यमन बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है सऊदी अरेबिया का। तो यमन में भी सक्सेसफुल नहीं रहा सऊदी अरेबिया, और सीरिया में भी सक्सेसफुल नहीं रहा। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है, जो यूएस है, यूएस के लिए अब वेस्ट एशिया प्रायोरिटी नहीं रह गया है। यूएस का एक मेजर प्रायोरिटी था वेस्ट एशिया। आप देखें कि स्वेज वॉर के बाद और अब तक जो भी कुछ हुआ है वेस्ट एशिया में, वहां पे यूएस का एक मेजर प्रेजेंस हुआ करता था। लेकिन अब यूएस के लिए वेस्ट एशिया प्रायोरिटी नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि सऊदी जो यूएस है वो अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है ऑयल सप्लाईज को लेके। यूनाइटेड स्टेट्स अब नेट एक्सपोर्टर हो गया है ऑयल का। पहले वो डिपेंडेंट था गल्फ कंट्रीज पे, और गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट था तो जरूरी ये था कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो मेंटेन रहे, प्रॉपर रहे, तभी जो सप्लाईज है वो यूएस जा सकती हैं। इस वजह से आप देखिए काफी सारे बेसिस यूएस के हैं वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में खासकर। अब जबकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, पहली बात है कि ऑलमोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। दूसरी बात यह है कि उसके लिए प्रायोरिटी बदल गया। अब प्रायोरिटी उसके लिए हो गया इंडो पैसिफिक में चाइना के राइस को कंटेन करना। तो अब वेस्ट एशिया उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रह गया है, ठीक है। तो यही रीजन रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो चेंज हो रही है। अब देखें, अब क्या सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स से दूर जा रहा है क्या? अब उसकी जो पॉलिसीज हैं वो यूएस के अगेंस्ट जा रही हैं? देखिए ऐसा नहीं है। अभी भी जो यूएस है उसकी जो मेजर फोर्सेस हैं, काफी ज्यादा मिलिट्री और नेवी सऊदी अरेबिया में पोस्टेड है। सऊदी अरेबिया में जो यूएस का 5th फ्लीट है वो गल्फ में अवेलेबल है। यही नहीं, जो यूएस है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है सऊदी अरेबिया को, और सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। और ईरान को कंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा था मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सारा डेवलपमेंट्स हो रहा था यूएस के साथ मिलके। तो यूएस का प्रेजेंस जरूर रहेगा और यूएस से दूर नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस जरूर आ रहे हैं, जहां पे कि प्योर डिपेंडेंस था यूएस के ऊपर, अब कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी लाने की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। तो जब वेस्ट एशिया का प्रायोरिटी नहीं रह गया है, देखें वेस्ट एशिया प्रायोरिटी बना था, ये कब का क्वेश्चन था? ये पोस्ट वॉर का, ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या है कि अब डीप्रायोरिटाइज हो गया है वेस्ट एशिया यूएस के लिए, तो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इसका फायदा उठा के सऊदी अरेबिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी लाना चाह रहा है। अब देखें कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस क्या हैं कि आप देखें कि ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी मतलब कि हम अपनी इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। पहला एग्जांपल कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद, उन सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया यूएस ने, ठीक है। तो जो सैंक्शंस लगे थे उस सैंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया सऊदी अरेबिया, ठीक है। दूसरी बात कि दिसंबर में और अभी हाल में इसी महीने सऊदी अरेबिया और जो ओपेक प्लस कंट्रीज उन्होंने अनाउंस किया कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको हम कट करेंगे। अब देखिए ऑयल प्रोडक्शन कट होना एक तरह का इश्यू है वेस्ट के लिए, क्योंकि
रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो रशियन ऑयल का मार्केट में आना कम हो गया या फिर यूरोप में जाना कम हो गया है। अब उससे क्या हुआ था कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। तो जरूरी ये है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वो ऑयल सप्लाईज का जो प्रोडक्शन है बढ़ा के रखें। क्यों? क्योंकि तभी जो ऑयल प्राइस, जो मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कम होगा और जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। लेकिन ओपेक प्लस, जिसमें कि जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और रशिया, ये सब मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो प्रोडक्शन कट है उसको, जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको हम कट करेंगे। और कट क्यों करेंगे? अगेन इकोनॉमिक रीजन है उसका। जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस है वो कहां से आएगा? वो क्रूड ऑयल के रेवेन्यू से आएगा। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में कम रहेगा तो उनका रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जरूरी यह है कि ऑयल प्राइसेस, जो भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके लिए फायदा तभी है जबकि ऑयल प्राइसेस मार्केट में ज्यादा हो। लेकिन जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, खासकर यूरोप, इंडिया, उनके लिए ये ठीक नहीं है। हालांकि इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि इंडिया अब मेजर सप्लाई अपना ला रहा है रशिया से, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है। दूसरा आप देखें कि ईरान के साथ जब रिकंसिलिएशन होना था तो चाइना ने प्रपोजल भी दिया। वो चाहते भी थे कि अब जो उनका स्ट्रेटजी था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया वेस्ट एशिया में, तो कहीं ना कहीं एक रिप्रोचमेंट किया जाए, ईरान के साथ जो टाइस है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो जो डील है वो चाइना ने उसको ब्रोकर किया। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन है चाइना के साथ वो भी अब बढ़ गया है। ये तो बात है रशिया और चाइना की। अब देखिए यूएस के साथ भी अपना टाइस को नॉर्मल रखना चाहता है। कैसे? कि जो बोइंग के साथ डील हुआ है, $35 बिलियन का डील हुआ है एयरक्राफ्ट के लिए। यही नहीं, जो इजराइल के साथ टॉक्स नॉर्मलाइज करने की बात हो रही है। आप देखें कि आपने सुना होगा नाम अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड क्या है कि बेसिकली इसमें यूएई और इजराइल के बीच में टाइस नॉर्मलाइज हुआ है। उसके बाद और भी कुछ कंट्रीज ने फॉलो किया उसको। और ये जो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है ये सऊदी अरेबिया के एग्रीमेंट्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी अपने टाइस को नॉर्मलाइज करना चाह रहा है इजराइल के साथ और उसमें यूएस का सपोर्ट चाहिए। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, वो सारे जो मेजर पावर्स हैं उनको बैलेंस करके चलना चाह रहा है। सऊदी अरेबिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वेस्ट एशिया का जो डी अमेरिकनाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करना, बल्कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसका फायदा उठा के अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको ऑटोनोमस बना लेना। ठीक है। तो अब देखिए इसका इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन इसका ये है कि ईरान के साथ टाइस नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। तो होगा क्या, जो रीजनल स्टेबिलिटी वो मेंटेन होगी। दूसरी बात यह है कि जो सीरिया है, सीरिया में ऑफिशियली जो सिविल वॉर है वो खत्म हो जाएगा और सीरिया धीरे धीरे अरब कैपिटल से बाकी उनके साथ भी टाइस नॉर्मलाइज होगा तो अरब लीग में आ जाएगा। ठीक है। अरब लीग में येमेन में क्या होगा कि अगर येमेन के साथ बातचीत चल रही है, उसी रेबल के साथ बातचीत हो रही है, तो ये हो सकता है कि येमेन को स्प्लिट कर दिया जाए। यानी कि जो सदर्न पार्ट है येमेन का, जो येमेन का सदर्न पार्ट है उसको उसी रेबल से रखें और जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें जो सऊदी अरेबिया सपोर्टेड गवर्नमेंट है वो रहे। तो होगा क्या कि एक तरह का ये बफर हो जाएगा सऊदी अरेबिया और ईरान सपोर्टेड हुथीज के बीच में। तो यहां पे ये इक्वेशन दिखता हुआ लग रहा है। ठीक है। तो होगा क्या कि जो बॉर्डर है वो शांत हो जाएंगे सऊदी अरेबिया के। तो कहीं ना कहीं देखिए मेजर सिक्योरिटी इक्वेशन में चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एक रीजनल स्टेबिलिटी जरूर आएगी वहां पे। ठीक है। अब चैलेंजेस इसमें क्या है? चैलेंजेस कुछ ये हैं कि देखें आप, जो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके नेबर्स में गाजा पे बॉम्बिंग हो रही है, लेबनान में बॉम्बिंग हुई है, खासकर जो अल-अक्सा मॉस्क पे रेडिंग हुई है उसके अगेंस्ट मिसाइल्स फायर किए गए इजराइल में। तो गाजा किसको सपोर्ट है? ईरान का सपोर्ट है। लेबनान को भी ईरान सपोर्ट करता है। तो वहां का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये कैसे प्ले आउट करेगा इंटायर वेस्ट एशिया में, ये अभी देखना बाकी है। दूसरी बात ये है कि यूएस को तकलीफ हुई है जो सऊदी अरेबिया अपने टाइस नॉर्मलाइज कर रहा है ईरान के साथ, क्योंकि यूएस का ऑब्जेक्टिव ईरान को कंटेंट का नहीं है। फिर ये कहें कि जो अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको एकजुट किया जाए, गल्फ कंट्रीज और इजराइल को एकजुट किया जाए और ईरान के अगेंस्ट ईरान को टारगेट किया जाए। ठीक है। अब क्या है कि अगर सऊदी अरेबिया ईरान का रिप्रोचमेंट हो रहा है तो इब्राहिम अकॉर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ डायलूट होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये कहें कि जो यूएस का ऑब्जेक्टिव था वो डायलूट होता हुआ दिख रहा है। तो यूएस ने जो टाइस का नॉर्मलाइजेशन है उसको जरूर अप्रिशिएट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यूएस बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कैसी कोई बात चल रही है। दूसरी बात ये है कि ये तो बात थी ईरान के बारे में। अब बात देखें सीरिया में यूएस चाहता था रिजीम चेंज
वो रिजीम चेंज नहीं हो पाया, ठीक है। और जब उसको अरब लीग में शामिल कर लिया जाएगा सीरिया, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाएगा कि जो इनका एफर्ट था रिजीम चेंज का या फिर सिविल वॉर का, वो ऑफिशियली खत्म हो गया है। अच्छा, चाइना जो यूएस का सबसे बड़ा राइवल है, ग्लोबल राइवल, उसके साथ उसको एक स्पेस देना वेस्ट एशिया में, या फिर उसके साथ अपने ट्रेड और डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना, जबकि वेस्ट बात कर रहा है डीकपलिंग का, तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए तकलीफ की बात है। और ये देखना है कि यूएस को इरिटेट करके या फिर यूएस को आर्क करके कब तक सऊदी अरेबिया अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को सस्टेन कर सकता है, ये अभी देखना बाकी है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन द हिंदू एनालिसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।